यूनिट का जो एक टॉपिक रहता है ना हमारा थर्ड यूनिट का, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो हमारा जो संविधान है उसको अंशतः लचीला और अंशतः कठोर का मिश्रण माना जाता है। लचीले का मतलब है कि संशोधन किए जा सकते हैं, ये नहीं कि एक बार संविधान जो लागू कर दिया गया फिर उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है कि संशोधन किया जा सकता है, और ना अमेरिका के संविधान की तरह इतना कठोर है कि उसको कभी परिवर्तित किया ही ना जा सके बदलती हुई परिस्थितियों के साथ। और इसी के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की 2 विधियों का वर्णन है। जो हमारा संविधान है उसमें 2 प्रकार बताए गए हैं संशोधन के, लेकिन व्यवहारिक रूप से संशोधन के 3 तरीके यूज किए जाते हैं। और अब तक भारतीय संविधान में 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। एक होता है संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत करना, वो विधेयक 127 प्रस्तुत हो चुके हैं, लेकिन वो सारे के सारे विधेयक या संविधान संशोधन नहीं अनुमानित हुए थे या पारित नहीं हो पाए थे संसद की सहमति से। तो वो संविधान संशोधनों की संख्या 105 है। और 105वां जो संवैधानिक संशोधन था वो संवैधानिक संशोधन 2019 में पारित हुआ था, जिसके तहत ये अवधारणा थी कि राज्य सूची और पिछड़े वर्गों की पहचान से संबंधित राज्यों के पास ही ये अधिकार रहेगा कि केंद्र सरकार केंद्रीय सत्र पर पिछड़े वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके रिजर्वेशन की, और राज्यों को ये अधिकार दिया गया कि हर राज्य में जरूरी नहीं है कि केंद्र जिनको ओबीसी कैटेगरी में रखेगा हर स्टेट में वही ओबीसी कैटेगरी में रहेंगे, ऐसा नहीं है। राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों को ओबीसी कोटे के तहत रख सकती हैं। ये 105वां संवैधानिक संशोधन था जो 2019 में पारित हुआ था। और इसी के साथ साथ 2019 में जो एक प्रावधान और था उसके तहत SC STs का जो रिजर्वेशन कोटा 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। साथ ही साथ लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राष्ट्रपति, उसका प्रावधान समाप्त किया गया था कि नेक्स्ट इलेक्शन में सभी सीटों के लिए सांसद निर्वाचित होंगे, राष्ट्रपति 2 लोकसभा सदस्यों को मनोनीत नहीं कर। तो अब आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में जिन संशोधन विधियों का वर्णन किया गया है वो क्या है। तो सबसे पहली संशोधन विधि है संसद के, जिसे विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधान मंडलों की समर्थन से जो संवैधानिक संशोधन होता है। विशेष बहुमत का मतलब है कि इस संशोधन विधि के तहत जब बिल लेके आया जाता है तो वो बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन दोनों सदनों से अलग अलग विशेष सहमति से वो संशोधन पारित होना चाहिए, वो विधेयक पारित होना चाहिए। और विशेष सहमति क्या होती है? किसी एक सदन की कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत, और उस स्पष्ट बहुमत के साथ साथ जब विधेयक पारित होता है उस दिन उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए विधेयक। और साथ ही साथ वो विधेयक दोनों सदनों में इसी तरीके से विशेष बहुमत से पारित हो। साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल, आधे राज्यों की मतलब 28 स्टेट्स हैं, तो इनकी आधे जो है उनकी विधानमंडल राज्यों का जब सहमति देगा उस बिल को तो वो बिल पारित समझा जाएगा। और संसद से और राज्य विधानमंडलों की सहमति से पारित होने के बाद उस संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन बिल को रोक नहीं सकता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होती है। तो अब कुछ आर्टिकल्स मेंशन है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग या उन आर्टिकल्स अनुच्छेदों में इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग की विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति से संशोधन होता है।
आपको सारे के सारे अगर याद ना हो ना तो 4-5 आर्टिकल्स याद कर लेना, बस सारे के सारे याद नहीं रह पाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। जैसे आर्टिकल 54, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, तो उससे संबंधित अगर चुनाव विधि में कोई भी संशोधन करना है तो इसी संशोधन प्रक्रिया से संशोधन किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 53 में है केंद्र की सरकार कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। आर्टिकल 162 में है राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगी। आर्टिकल 125 में आता है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका ये आर्टिकल संबंधित है हमारे सर्वोच्च न्यायालय से, कि 125 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनको अगर संशोधित करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य को वैधानिक शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो सिर्फ जो वैधानिक शक्तियां हैं, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां नहीं, वैधानिक शक्तियों के विभाजन से संबंधित संशोधन भी इसी प्रक्रिया से किया जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और साथ ही साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन भी प्राप्त होना अनिवार्य है। तो जो भी आपको इजीएस्ट लगे इसमें से जो भी आर्टिकल 4-5 आर्टिकल्स याद रख सकते हो वो कर लेना बेटा। चौथी अनुसूची के तहत जो संवैधानिक संशोधन करना हो चौथी अनुसूची में, तो वो भी इसी प्रक्रिया से होगा। चौथी अनुसूची में क्या है कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कि राज्यसभा में हर राज्य से कितने सांसद जाएंगे उस प्रक्रिया को संशोधित करना। अब दूसरा तरीका जिसका हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि संवैधानिक संशोधन किस प्रक्रिया से होंगे, तो वो भी है विशेष बहुमत। लेकिन इस विशेष बहुमत में राज्य विधानमंडलों, आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसके तहत जितने भी आर्टिकल्स आएंगे उनमें संशोधन करने के लिए संसद के कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत, साथ ही साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अब इस प्रक्रिया से जिन आर्टिकल्स में संवैधानिक संशोधन होना संभव है वो बिल भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। उसके बाद लेकिन दोनों सदनों की अलग अलग विशेष सहमति प्राप्त होनी अनिवार्य है। जब दोनों सदन अपनी विशेष सहमति प्रदान कर देते हैं तो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति संविधान में संशोधन से संबंधित बिल को ना रोक सकता है, ना संयुक्त बैठक की अपील कर सकता है, उसे अस्वीकृति देनी होती है। अब अगर संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो बिल है लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा में गया, लेकिन अगर राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो वो बिल वहीं समाप्त समझा जाएगा। ये नहीं है कि दोनों में कोई अवरोध है, कोई भी मुद्दा है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जैसे कि सामान्य बिल के लिए बुलाई जाती है ना। अगर राज्यसभा 6 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन संवैधानिक संशोधन से संबंधित बिल की अवधारणा में कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो ये दोनों विधियां हमारे संविधान में वर्णित हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से किया जाए। एक है विशेष बहुमत से, जिसमें सदस्यों के स्पष्ट बहुमत, सदस्यों सदन की कुल संख्या के सदस्यों के स्पष्ट बहुमत, साथ ही साथ उपस्थित और वोट देने वालों के 2/3 बहुमत। और पहली थी इस विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति भी अनिवार्य थी। अब एक तीसरी प्रक्रिया या तीसरा तरीका है संविधान में संशोधन करने का, जो हमारा संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग में संसद के द्वारा लाया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें निरंतर परिवर्तनशील हैं, जो बहुत आवश्यकता होती है जिनको परिवर्तन करने की। बार बार संसद के इस विशेष बहुमत की प्रक्रिया में जो संवैधानिक संशोधन होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं संवैधानिक
संवैधानिक संशोधन। इसलिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो परिवर्तनशील है, जिसके लिए विशेष बहुमत या इस जटिल प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता, तो संसद साधारण बहुमत से भी संविधान में परिवर्तन कर सकती है। और साधारण बहुमत का मतलब है इसके तहत बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, और दोनों सदन साधारण बहुमत की 100 सदस्य संख्या है तो 51 सदस्य जिस पर सहमति दर्ज करेंगे वो संवैधानिक संशोधन पारित हो गया। विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके तहत भी कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, इनमें से भी 4-5 जो आपको इजीली कि हम याद रख सकते हैं वो आर्टिकल्स कर लेना। जैसे आर्टिकल 2, 3 और 4 किसी नए राज्य के बनाने के, नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के, किसी राज्य की सीमा में, नाम में परिवर्तन से संबंधित। जैसे अब जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूटी बनाया गया था, तो वो इसी संशोधन प्रक्रिया के तहत किया गया, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स है कि भारतीय नागरिक कौन होगा, तो नागरिकता के प्रोविजंस को भी बदला जाता है। पहले भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई विदेशी अगर है तो उसको 7 साल तक लगातार यहाँ रहने किसी, या फिर वो जॉब कर रहा है या किसी सरकारी संस्था में, गैर सरकारी संस्था में 7 साल से लगातार यहाँ रह रहा है, भारतीय संविधान के प्रति उसकी निष्ठा होती थी। लेकिन अब उस टर्म को भी 10 इयर्स कर दिया गया है। 169 आर्टिकल्स विधान परिषद की स्थापना से संबंधित है कि विधान परिषद किसी राज्य में रहेगी या नहीं रहेगी, तो संसद जो पारित करती है ना, लेकिन विधान परिषद रहेगी या नहीं रहेगी, जब विधान परिषद करवाया तब मैंने बताया था आपको, पहले राज्य विधानमंडल सिफारिश करता है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को कि उस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जाए या फिर उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए। उसके बाद संसद उस प्रस्ताव को सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से पारित करती है। संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह राज्यों में और केंद्र में सरकारी भाषा के प्रयोग से संबंधित आर्टिकल्स 343, 45, 48 है, या अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में कोरम गणपूर्ति की, लोकसभा या राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 की जो अनिवार्यता है उससे संबंधित है, उसको भी साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स है यहाँ, जो आपको इजीली रहे या फिर जो आर्टिकल समझ ना आए कि इस आर्टिकल से संबंधित क्या है, वो मेरे से पूछ लेना, फिर जो आप याद हो जाए आपको इजीली। सारे के सारे नहीं रहेंगे, कर 4-5 आर्टिकल्स कर लेना, उन्हीं को एक्सप्लेन कर देना। तो ये तीनों प्रकार हैं संविधान में आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के, कि विशेष बहुमत से भी भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति से होता है, और एक साधारण बहुमत से संशोधन होता है। अब संशोधन से संबंधित ये वी वोट 2030, बेटा आपने हैंड रेज क्यों किया है, कुछ पूछना है? नो मैम, गलती से हो गया। उसके बाद संशोधन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या प्रावधान है। तो सबसे पहले जो संवैधानिक संशोधन है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। संविधान में संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 में वर्णित है, और इसके तहत संवैधानिक संशोधन लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी पेश हो सकता है। ना इसको धन बिल की तरह राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति की जरूरत होती है, ना ये जरूरी है कि कोई सरकार मीन्स जिस बहुमत दल की सरकार है वही संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करे, नहीं, जिस दल की सरकार नहीं है वो सांसद है वो भी प्रस्तुत कर सकता है संवैधानिक संशोधन को, लेकिन ये अनिवार्य है दोनों सदनों की अलग अलग स्वीकृति मिलनी जरूरी है। फिर सांसद सारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कि संसद सारे संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ ने एक मुकदमा दायर करवाया था कि क्या संसद संवैधानिक संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है। तो 1971 में और ये कहा गया था कि नहीं कर सकती,
ये नहीं कि संसद संवैधानिक संशोधन कर सकती है तो वो संवैधानिक संशोधनों के तहत मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दे, ऐसा संसद नहीं कर सकती। लेकिन फिर 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि संसद संवैधानिक संशोधनों के तहत मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है। सिर्फ क्या नहीं कर सकती है संवैधानिक संशोधनों के तहत संसद, संविधान के मूल ढांचे से छेड़खानी नहीं कर सकती। जो मूल ढांचा है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। बाकी संसद संवैधानिक संशोधन के तहत हमारे संविधान के हर आर्टिकल, हर पहलू को परिवर्तित कर सकती है। और यही फिर 1973 के केशवानंद भारती मुद्दे में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को आवश्यकता अनुसार सीमित या संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो बिल होता है ना, राष्ट्रपति उसको नहीं रोक सकता। कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कोई भी बिल संसद में आता है, इट मीन्स वो संवैधानिक संशोधन का है, तो राष्ट्रपति के पास उसको विलंब करने का या उसको रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर संसद पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी अनिवार्य। फिर एक पहलू आया था कि क्या संवैधानिक संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो आर्टिकल 42 ने कहा था कि संवैधानिक संशोधनों को मींस आर्टिकल 368 को सर्वोच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि अगर संसद जो संवैधानिक संशोधन कर देगी उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद 1980 में 45वां जब संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस 42वें संवैधानिक संशोधन के इस व्यवस्था को रद्द किया था, इस प्रावधान को समाप्त किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी संवैधानिक संशोधन को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1980 के इस मुकदमे में कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को संसद जो करती है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के तहत। अब आते हैं भारत के इन संवैधानिक संशोधनों की आलोचना कि संवैधानिक संशोधनों से संविधान के मूल ढांचे को बदल के या फिर कुछ प्रविधियों या कुछ आर्टिकल्स में जो बदलाव किया जाता है क्या वो उचित है या नहीं। तो सबसे पहले है कि संवैधानिक संशोधन जब भी होता है तो दोनों सदनों का स्पष्ट बहुमत चाहिए, चाहे वो विशेष बहुमत प्रक्रिया का हो चाहे साधारण बहुमत से हुआ हो, दोनों की अलग अलग सहमति चाहिए। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि अब तक 127 संवैधानिक संशोधन बिल आए हैं लेकिन उनमें से सिर्फ पास हो गए हैं 105। कि बहुत से संवैधानिक संशोधन क्यों नहीं पास हो पाए 127 के 27, क्योंकि उन बिलों पर कभी लोकसभा ने सहमति नहीं दी, कभी राज्यसभा ने सहमति नहीं दी, और जब दोनों की आपसी सहमति नहीं बन पाई तो वो बिल वही खत्म हो गया। जबकि जो साधारण बिल है उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट सार्वजनिक हित के मुद्दे का अगर बिल होता है तो आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों में मतभेद होने पे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है। लेकिन संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधि में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसीलिए बहुत से संवैधानिक संशोधन बिल पारित नहीं हो पाते हैं। और इसी अवधारणा के आधार पर एक शंकरी प्रसाद बनाम संघीय सरकार, शंकरी प्रसाद व्यक्ति ने केंद्रीय सरकार के अगेंस्ट एक मुकदमा दायर किया था कि अगर संवैधानिक संशोधन विधि भी एक वैधानिक विधि है कि एक कानूनी प्रोसीजर है जिसके तहत संविधान के किसी भी आर्टिकल को संशोधित किया जाता है, तो इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संवैधानिक संशोधन से संबंधित बिल में भी अगर दोनों सदनों के बीच कुछ मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना अनिवार्य है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना
चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में अब तक संवैधानिक संशोधन से संबंधित कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया गया है। जैसे कि 1970 में राजा जमींदारों के प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन आया था, लेकिन उस संवैधानिक संशोधन को लोकसभा ने 24वें संवैधानिक संशोधन में पास कर दिया इस बिल को, लेकिन राज्यसभा ने इस संशोधन बिल को रद्द कर दिया, क्योंकि राज्यसभा में बहुत से उस टाइम के राजा या जमींदार सांसद थे, तो वो उस समय पारित नहीं हो पाया। उसके बाद 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन में दोबारा से आया, तब पारित हो पाया। इसी तरह 1978 का है, जिसके तहत राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित किए गए 44वें संवैधानिक संशोधन की 5 धाराओं को रद्द कर दिया था। तो आलोचना इस आधार पे है कि संवैधानिक संशोधन भी अगर एक वैधानिक विधि है, तो इसके तहत भी दोनों सदनों में अगर किसी भी बिल को लेके मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम संघीय सरकार के मुकदमे में कहा है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है अब तक किसी भी बिल से संबंधित। दूसरी है राज्यों का समर्थन, कि जो पहली संवैधानिक संशोधन विधि थी ना, जिसके तहत था कि संसद को अब कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए। अब स्वीकृति की बात तो कही गई है, लेकिन स्वीकृति का टाइम बाउंडेशन निर्धारित नहीं किया गया है कि राज्य विधानमंडल अपनी स्वीकृति देना चाहते हैं या अस्वीकृति देना चाहते हैं, ये भी वर्णन नहीं है कि अगर राज्य विधानमंडल अस्वीकृति ना दें तो वो बिल वहीं समाप्त होगा या फिर संसद में फिर से पारित हो सकता है, या फिर कोई राज्य विधानमंडल के लिए समय सीमा का भी निर्धारण नहीं किया गया है कि कितने टाइम तक राज्य विधानमंडल को अपनी सहमति देनी होगी। कई बार राज्य विधानमंडल की देरी की वजह से ही केंद्र की सरकार परिवर्तित हो जाती है, या फिर केंद्र में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी दूसरी की है, तो वो राज्य कभी भी सहमति केंद्र द्वारा लाए गए किसी बिल को प्रदान करते ही नहीं है, जिससे वो संवैधानिक संशोधन अनिश्चित समय के लिए या अंतिम रूप से उस पर रोक ही लग जाती है या वो रद्द ही हो जाता है। थर्ड चीज आती है, संविधान में संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल पहल नहीं कर सकते, कि राज्य विधानमंडल पहल नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन के लिए बिल हमेशा संसद में ही पारित होता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा। एक संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के तहत आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य है, लेकिन किसी राज्य विधानमंडल कभी भी पहल नहीं करता है। इवन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो राज्य विधानमंडल के द्वारा ही होता है, वो राज्यसभा में भी पहल नहीं कर सकता किसी संवैधानिक संशोधन को प्रस्तुत करने की, या फिर प्रत्येक राज्य खुद के अपने विधान परिषद या विधानसभा में संवैधानिक संशोधनों को पारित नहीं कर सकते। फिर आता है संवैधानिक संशोधन संबंधी जनमत संग्रह का अभाव, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक अवधारणा का क्या मतलब है, लोगों का शासन लोगों के लिए, जिसके तहत अगर कोई भी संविधान में परिवर्तन करना है तो जनमत संग्रह होना चाहिए। जनमत संग्रह का मतलब है जनता से प्रत्यक्ष रूप से ये जानना चाहिए कि जिस संवैधानिक संशोधन को संसद लेके आ रही है, जिस आर्टिकल में परिवर्तन कर रही है, क्या वो उससे सहमति रखते हैं या नहीं। जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है, वहां की राष्ट्रीय परिषद कोई भी संवैधानिक संशोधन या कोई भी बिल पारित करती है तो उससे पहले उस बिल को सार्वजनिक स्थल पर लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड पे। उस बिल पे 50,000 अगर नागरिक साइन कर देते हैं तो उसके बाद वो राष्ट्रीय परिषद में पारित किया जाता है सांसद के द्वारा। लेकिन भारत में स्विट्जरलैंड की तरह ये कहा गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल आधार या प्रमुख विशेषता होती है जनमत संग्रह। तो वो जनमत संग्रह भारत में नहीं है। संसद या संसद जो सदस्य हैं वो अपने बहुमत के आधार पर
बिलों को संवैधानिक संशोधन के बिलों को पारित करते हैं। जनता की कोई राय नहीं ली जाती या जनता को इससे जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में है ही नहीं। जबकि 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत कहा गया था कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इस बिल को भी राज्यसभा ने रद्द कर दिया था। लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल रद्द हो गया था और वहीं पे फिर ये बिल समाप्त हो गया था। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, लेकिन भारत के संविधान में बदलती हुई परिस्थितियों के तहत संविधान में संशोधन देखने को मिलता है। जबकि अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, वहां तो परिवर्तन होता ही नहीं है। एक बार जो संविधान इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद उसमें संवैधानिक संशोधन करना बड़ा जटिल प्रक्रिया है। जबकि भारत ने एक साधारण, कि संविधान में वर्णन नहीं है जिस विधि का, लेकिन व्यवहारिक रूप में ज्यादातर जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन करना, कि संसद अपने साधारण बहुमत से ही बिल को पारित कर देती है संवैधानिक संशोधन करने से संबंधित। तो ये था हमारा संवैधानिक संशोधन से संबंधित क्वेश्चन। अगर किसी भी बच्चे को इससे रेलिवेंट कुछ भी पूछना है तो